हे फ्रेंड्स, मैं नेहा आज आपको बताने जा रही हूँ अगर हम कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर टीडीएस कितने परसेंट पर कट होता है और कितनी लिमिट पर ये हमारा टीडीएस कट होता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड कवर्ड नहीं होती है बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड टीडीएस में एग्जम्प्ट होती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ये आता है सेक्शन 194 आईए के अंडर, जो 1 जून 2013 से इम्पैक्ट में आया था। इसके अंदर कंसिडरेशन जो ली जाती है वो 50 लाख और उससे ऊपर की ही ली जाती है और इसमें परचेज़र को 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मोस्ट ऑफ टीडीएस के केस में डिडक्टिव्स को लेना मैंडेटरी होता है, बट इस केस के अंदर नहीं है। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है। एक तो एग्रीकल्चर लैंड, अगर किसी की रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के अंदर, या फिर अगर जो ट्रांसफ़र है वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर 194 आईए एप्लीकेबल नहीं होता, और जो नॉन रेजिडेंट है उसके ऊपर 195 एप्लीकेबल होता है, 194 आईए एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी एग्जम्पशन लिमिट है कि जिसकी 50 लाख से कम की कंसंट्रेशन है उसको टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो 50 लाख की जो लिमिट दी गई है वो पर प्रॉपर्टी है। ये एग्रीगेट वैल्यू नहीं है ऑल प्रॉपर्टीज़ की। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी कवर्ड होती है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और जो कवर्ड नहीं होती है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें टैक्स रेट डिडक्शन क्या है? टीडीएस 1% कट होता है परचेज वैल्यू पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। अगर किसी सेलर का कोई वैलिड पेन नहीं है तो 20% पर होता है, बट प्रैक्टिकली ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करता विदाउट पेन के। इसमें पर्सन कौन से कवर्ड होते हैं, किस टाइप के पर्सन कवर्ड होते हैं? इसमें परचेजर और सेलर कोई भी हो सकता है, आइदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन। इसमें टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कौन लाइबल होता है और कब होता है? इसमें जो बायर होता है प्रॉपर्टी का उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, या तो जब वो पेमेंट करता है सेलर को या फिर बुकिंग करता है अपने बुक्स ऑफ परचेजर में, जो भी जल्दी हो उस टाइम पर ये टीडीएस डिडक्ट उन्हें करना होता है। इसमें जो टैक्स टीडीएस है वो 7 डेज़ के अंदर अंदर ही डिपॉजिट करना होता है जिस वक्त ये डिडक्ट किया होता है, और डिपॉजिट चालान के थ्रू होता है जो 26 क्यूबी फॉर्म में किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपलसरी है। इसके अंदर हम ऑफलाइन जाकर कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते, हमें ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट करवानी पड़ेगी। इसी में जो टीडीएस रिटर्न है उसके सेपरेटली कोई टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अलग सा फॉर्म आता है 26 क्यूबी, उसी के बेसिस पर ही जो रेमिटेंस है टीडीएस का वो अलाउड हो जाता है। टीडीएस सर्टिफिकेट, इसके अंदर फॉर्म नंबर 16B मिलता है डिडक्टर को, और डिडक्टर के थ्रू इशू किया जाता है डिडक्टी को, और फॉर्म 16B इशू किया जाता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स। इसके नॉन कंप्लायंसेस क्या है? इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ अगर फेलियर हो जाता है डिडक्ट करने में टैक्स को, और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 1.5% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ अगर टैक्स डिडक्ट कर लिया बट पे नहीं किया है गवर्नमेंट को। मोस्ट ऑफ लोग पूछते हैं कि इसमें 10 की रिक्वायरमेंट है परचेजर को, तो इसमें जो 10 नंबर है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने पैन के थ्रू भी टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। तब क्या होगा, जब जॉइंट ओनर्स के थ्रू एक प्रॉपर्टी हेल्ड की जाएगी तो उसके अंदर क्या है कि जॉइंट होल्डर थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमें 50 लाख की दी गई है वो प्रॉपर्टी वाइज दी गई है, ना कि ट्रांसफरी वाइज। द नंबर ऑफ बायर और सेलर वुड नॉट बी मैटर एट ऑल, कोई भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर है तो ये डिडक्शन ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। अगर नॉन रेजिडेंट हो तो पेमेंट नॉन रेजिडेंट के थ्रू हो तो क्या प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है? तो इस केस में 194 आईए नहीं लगता है, उस केस में 195 लगता है, जो टीडीएस डिडक्ट होता है 20% प्लस एसी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस पर, और लिमिट जो 50 लाख है दी गई है 194 आईए में, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। और अगर सेलर गवर्नमेंट है तो ये पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होती है, नो टीडीएस सपोज की जाती है, एग्जम्प्ट मिलती है अंडर सेक्शन 196 में।
अगर प्रॉपर्टी फाइनेंस की गई है थ्रू लोन तो इसमें क्या है कि बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको जो सेलर को पेमेंट करनी है वो 1% TDS कट करने के बाद ही करनी है, या उन्हें बोलना है कि वो डिपॉजिट करवाए गवर्नमेंट को। अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट मिलती है तो ये सेक्शन कहता है कि पेमेंट इंक्लूड होनी चाहिए बाय वे ऑफ कैश, ड्राफ्ट और एनी अदर मोड। इन केस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, जो फैमिली अरेंजमेंट में देर इज़ नो सेल, कोई सेल नहीं मानी जाती है बिकॉज कोई भी इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, तो इस केस में 194 IA एप्लीकेबल नहीं होता। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज की जाती है तो भी इसमें 194 IA लगता है, बिकॉज इसके अंदर हमने एक्सचेंज किया गया है एसेट्स को, मतलब इन काइंड दिया गया है, और इसमें इन सच ए केस बोथ सेलर एंड बायर विल नीड टू डिडक्ट टैक्स ऑफ ईच अदर, दोनों के दोनों ही टैक्स डिडक्ट करेंगे। इसमें सेक्शन 197 जो कहता है पेमेंट मेड अंडर सेक्शन 194 IA इज नॉट कवर्ड, इसको जो सेलर है वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर हमारी डील कैंसिल हो जाती तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। अगर सेलर फॉरफिट कर देता है अमाउंट तो ये हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, जो सेलर के हैंड पर टैक्सेबल नहीं होता। जो TDS कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द सेलर, इसमें सेलर जो TDS है वो क्लेम नहीं कर सकता। और अगर सेलर रिफंड कर देता है एंटायर अमाउंट विद TDS, और विद TDS वो एंटायर अमाउंट रिफंड कर देता है, तो जो TDS क्रेडिट है वो क्लेम कर सकता है और अनएडजस्ट कर सकता है, एनरिचमेंट कर सकता है। सो हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।